क्यों मोदी से इतनी नफरत और चढ़ है, उसके पीछे बड़ी वजह क्या है, यह आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज की सबसे पहले सबसे बड़ी खबर है, खालिस्तान के आगे आज सरेंडर कर दिया गया। यह दुखद खबर भी है, अफसोसनाक भी है। यह जो शख्स आप देख रहे हैं बंदूक के साथ, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, अमृतपाल, देख रहे हैं जरा, ये भारत में जहां संविधान है, कानून है, पुलिस है, न्यायपालिका है, सरकार है, शासन है, प्रशासन है, सबके बीच में एक शख्स कैसे अपने एक साथी को छुड़ा ले जाता। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। कल मैंने आपको बताया था, ये जो घिराव हुआ, ये मारपीट जो हुई, अल्टीमेटम दिया था इसने, सिर्फ 1 घंटे में मेरे साथी को छोड़ देना, और आज छुड़ा कर ले गया है। सोचिए पंजाब में। अगली तस्वीर दिखाइए। ये है रिलीज कॉपी, यानी उसे आजाद करने की, रिहा करने की कॉपी, और आज उसे आजादी मिल गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये उसका साथी है तूफान सिंह, जिसे जेल से आजाद कर दिया गया। अमृतपाल आजाद करा कर ले गया। कल पूरी कुंडली अमृतपाल की मैंने आपको बताई थी। ये वो अमृतपाल जो नहीं मानता भारत को, ये वो अमृतपाल जो कहता है हिंसा जो है बहुत पवित्र है, ये वो अमृतपाल जो कहता है पंजाब एक देश है। ऐसा खालिस्तान समर्थक पंजाब में खुलेआम घूम रहा है। देखिए सर। There was no Bharat, there was no India. पंजाब ने आजाद होके रहना है, ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਧਰਮ। वो हजारों की भीड़ के साथ आया, हंगामा किया, मारपीट की, गुंडाई दिखाई। पुलिस से लेकर सरकार तक घुटने और सजदे में थे, और वो अपने साथी को आजाद करा ले गया। I'm not agree to the definition of India, modern India. I'm not agree to the definition of India, modern India. ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੇਕ ਇੱਥੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ये शख्स भारत को नहीं मानता। 140 करोड़ भारतीय जिस देश में रहते हैं, ये पंजाब में खुलेआम उस हिंदुस्तान के अस्तित्व पर सवाल उठा रहा है। No Bharat, there was no India before 1947. No Bharat, there was no India before 1947. It's a union of states. We must respect the unions. We must respect the states. पंजाब की सड़कों पर अमृतपाल खुलेआम असलहे और हथियार लेकर कुछ भी कर रहा है। थाने में घुसकर अल्टीमेटम दे रहा है। पुलिस वालों को उसके साथी पीट रहे हैं, मार रहे हैं। 6 पुलिस वाले अस्पताल पहुंच चुके हैं, और ये शख्स अमृतपाल इस गुंडाई को, हिंसा को पाक और पवित्र बता रहा है। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अमृतपाल पंजाब को अलग देश बता रहा है। बस इसी सोच को खालिस्तान कहते हैं, जिसके जरिए ये पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं। If I say Punjab is a separate country, I have right to do it. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। सोचिए ये सब कुछ हो रहा है पंजाब में, और आपको जानकर अफसोस होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री, ये देख रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में, मुंबई में, वहां पहुंचे, राज्य संभल नहीं रहा, दूसरे राज्यों में कैंपेन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक वहां मौजूद थे। सुनिए जरा, विवेक ने भगवंत मान से सवाल किए तो रिपब्लिक के सवाल से भाग खड़े हुए मान। भगवंत मान, बताइए खालिस्तान का सपोर्ट क्यों करती है सरकार? आपकी सरकार खालिस्तान का सपोर्ट क्यों करती है? भगवंत मान बताइए, क्या एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने थाने का घेराव किया, 6 पुलिसकर्मियों को टोटल किया, जख्मी है। पंजाब में ये सरकार खालिस्तान का सपोर्ट क्यों करती है? आखिर क्या मजबूरी है खालिस्तान का सपोर्ट करने के लिए? क्या मजबूरी है? और आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक शख्स बंदूक लेकर आया और अपने साथी को लेकर चला गया। पुलिस के सामने कैसे पुलिस ने सरेंडर कर दिया, वो देखिए जरा। देख रहे हैं आप, ये जेल का गेट, और गेट पर खड़ा है तूफान सिंह, और गाड़ी में जिस शख्स को आप देख रहे हैं चश्मा लगाए, वो है अमृतपाल। ये हो रहा है पंजाब में। जो शख्स खड़ा है गेट पर, इसका नाम है लवप्रीत तूफान।
और लवप्रीत तूफान पर अपहरण का आरोप था। लवप्रीत इसी आरोप में तूफान की गिरफ्तारी हुई थी। अमृतपाल के खिलाफ बयान देने वाले को इसने अगवा किया, यह आरोप था। युवक के साथ मारपीट का भी आरोप तूफान सिंह पर लगा था। अमृतपाल सिंह का बेहद खास है यह तूफान सिंह। तूफान की गिरफ्तारी पर समर्थकों ने बवाल कर दिया। अमृतपाल समर्थकों के हंगामे के बाद पुलिस ने यू टर्न लिया। अमृतपाल सिंह के आगे बैकफुट पर सरेंडर हो गई पंजाब सरकार। लवप्रीत सिंह तूफान के खिलाफ सबूत नहीं मिलने का दावा। पंजाब पुलिस ने कोर्ट में कहा कि तूफान के खिलाफ सबूत नहीं है। सोचिए, इसके बाद कोर्ट ने तूफान की रिहाई के आदेश दे दिए। यह सब कुछ बंदूक की नोक पर। हजारों समर्थक जिसके पास हो वो कुछ भी कर सकता है क्या, यह भी संदेश है यहां से। अमृतसर जेल से लवप्रीत तूफान की रिहाई हुई। बेगुनाही के सबूत को लेकर भी अलग अलग बयान है। पुलिस ने पहले लवप्रीत सिंह को बेगुनाह बताया, उसके बाद एसपी हरपाल सिंह ने अलग बयान दिया। फिर लवप्रीत के खिलाफ केस वापस नहीं लिया जा रहा है। एसआईटी टीम बनाई गई और उसकी भूमिका की जांच होगी। तूफान पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई पर अब सवाल उठ खड़े हुए हैं। बिना जांच लवप्रीत को रिहा करने को आखिर क्यों तैयार हुई पुलिस? रिहाई के बाद लवप्रीत सिंह तूफान ने खुद को निर्दोष बता दिया है। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। रिहाई तो हो गई इस तरह से, लेकिन सुनिए जरा। अमृतपाल का दोस्त, उसका साथी जिसके लिए अमृतपाल ने बंदूक उठाई, पुलिस कानून को बंदूक की नोक पर रखा, अपने साथी को ले गया। वो साथी क्या कह रहा सुनिए। बिल्कुल है मेरा मेरी कोई भी नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਦਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੋਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਆ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਵਾ। ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋਣਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ होना ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। एफआईआर दर्ज होने के बाद इसको जो लवप्रीत सिंह है इसको अरेस्ट किया था। तो बाद में अभी उसकी फैमिली ने जो पुलिस के पास जो एप्लीकेशन मूव की कि ही जो इनोसेंट, पुलिस ने कोर्ट को दरखास्त की है कि ये हमें और नहीं चाहिए, तो इसको और ज्यादा जेल में नहीं रखना चाहिए, तो ये बेगुनाह है तो इसको निकाल दिया जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर अमृतपाल कहता क्या है, अमृतपाल सोचता क्या है। देखिए, अमृतपाल को सुनेंगे तो आप खुद हिल जाएंगे। कहता है एक भारत में उसका भरोसा नहीं है। मैं भारत की परिभाषा से सहमत नहीं हूं। सबको खुद निर्णय लेने का अधिकार है। भारत के सभी राज्य अलग हैं। भारत राज्यों का संघ है और हमें संघों का सम्मान करना चाहिए, हमें राज्यों का सम्मान करना चाहिए। हम विविधता का सम्मान नहीं करेंगे तो हम सब कुछ खो देंगे। आजादी के पहले भारत नहीं था, वो ये कहता है। पंजाब एक अलग तरह का भाव है, पंजाब अलग तरह की ऊर्जा है, पंजाब एक अलग देश है। देखिए कहां से शुरू करता है और कहां तक लाकर कैसे बात को घुमा देता है। यही तरीका है अपने समर्थकों को समझाने का, उनको वर्गलाने का और बहकाने का। हिंसा को अमृतपाल पवित्र मानता है। सिखों ने देश के लिए जान दी है, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला, यह उकसाने का तरीका है। 1984 का नरसंहार, एक राज्य के 3 टुकड़े। मनमोहन सिंह पर कहता है कि वो टोकन पीएम थे उस पार्टी से जिसने सिखों का नरसंहार किया। भिंडरावाला की राह पर चल रहा है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल भी अलग खालिस्तान की मांग कर रहा है। पंजाब के युवाओं को भड़का रहा है अमृतपाल। आइए, हमारे सहयोगी ने बात की अमृतपाल से, पीयूष ने, जरा उसका तेवर देखिए, सुनिए। There was no Bharat, there was no India before 1947. It's a union of states. We must respect the unions. We must respect the states. Otherwise, you know what we say, we don't respect diversity, we lose everything. So I'm not agree to the definition of India, modern India. All I'm saying, everybody has right to self-determine. If I say Punjab is a separate country, I have right to do it. Sacrifice the lives and they got like, you know, what in the return? 1984 genocide. They got like, you know, Punjab separated in 3 parts. They got their water looted. अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर जिसे आजाद कराया उसने, वो कहां है।
ये है तूफान सिंह, देख रहे हैं आप। तूफान सिंह पहुंचा अमृतसर गोल्डन टेंपल मत्था टेकने। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं तूफान सिंह की, खुद अमृतपाल के साथ पहुंचा था। लेकिन सोचिए पुलिस ने क्यों सरेंडर कर दिया। पुलिस के सरेंडर की दिलचस्प वजह देखिए, अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर दिखाइए। और ये जो तस्वीर है, ये जो आपको पालकी नजर आ रही बीच में, ये है वो पालकी। पुलिस का कहना है हमने इसलिए सरेंडर कर दिया क्योंकि बीच में पालकी चल रही थी। ये पुलिस खड़ी है, पालकी लेकर पहुंचे थे अमृतपाल। पालकी क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत कम लोग जानते हैं। सोचिए हजारों की भीड़ लेकर पहुंचा, बंदूक भी थी उसके पास। पुलिस वहां क्यों आखिर नतमस्तक हो गई, उसके पीछे वजह पुलिस अजब बता रही। देखिए जरा, पुलिस का कहना यह है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये अमृतपाल है और ये जो पालकी आपको दिख रही है, पुलिस का कहना है इसकी वजह से हम सरेंडर हो गए। खालिस्तान समर्थक पर एक्शन नहीं लेने पर सवाल हो रहा, भाई पुलिस ने कुछ क्यों नहीं किया, क्यों तमाशा देख रही थी। हिंसक भीड़ पर कार्रवाई नहीं करने पर सफाई आई है। पंजाब पुलिस के एसपी हरपाल सिंह रंधावा का बयान आया है, हमलावर तलवार और बंदूक साथ लाए थे, एहतियात के तौर पर हमने फोर्स भी तैनात किया था। 6 जिलों के पुलिस जवान मौके पर तैनात थे। कई जगहों पर पुलिस ने समर्थकों को रोक दिया। अमृतपाल सिंह पालकी के साथ आया था। इस पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप था। इसे देखकर पुलिस वाले ठिठक गए और पुलिस वाले पीछे हट गए। पुलिस ने शुरू में रोकने की कोशिश की, लेकिन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी ना हो जाए इसलिए पुलिस वाले रास्ते से किनारे होते चले गए और अमृतपाल समर्थक थाने में घुस गए। गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी देखकर पुलिस वाले पीछे हट गए और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई नहीं की। अगर एक्शन लेते तो फिर सवाल उठ जाते, पुलिस का कहना है। इसके बाद अमृतपाल समर्थक थाने में घुस गए, न सिर्फ घुसे बल्कि अल्टीमेटम देकर आए। अब जरा सुनिए एसएसपी और डीजीपी क्या कह रहे हैं। हम प्रिपेयर थे जी, लेकिन ये हमने सोचा भी नहीं था कि कुछ वायलेंस होगी। अदरवाइज हमने तैयारी की हुई थी, जितनी आज फोर्स है इतनी कल फोर्स थी। श्री गुरु ग्रंथ साहब ऐसे लेके आना ही ठीक बात नहीं है जी, क्योंकि जैसे कल क्लैश होता है, अगर पुलिस रिस्ट्रेन नहीं यूज करती तो कुछ और इसमें चीज बढ़ जाती। तो रिगार्डिंग जो लवदीप है, एक ही आदमी का हमने जो डिस्चार्ज किया है उसके खिलाफ एविडेंस नहीं था। जो इन्होंने हमें कल एविडेंस दिया, जो एप्लीकेशन दी है, उसी के आधार पे हमने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की है। ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट प्लान किया गया था, उसमें गुरु ग्रंथ साहब को पालकी साहब में लेके आया गया। उसकी आड़ में पुलिस पे अटैक किया गया, शार्प एज्ड वेपन्स यूज किए गए, ब्रिक बैट्स यूज किए गए। 6 पुलिस ऑफिशियल्स वर इंजर्ड। इंटरनेशनल हॉकी स्टार हमारे जुगराज सिंह, जो वहाँ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पोस्टेड थे, उनको 11 स्टिचेस लगे हैं। पुलिस पर्सनल हैव बीन ब्रूटली अटैक्ड। पुलिस हैज शोन अटमोस्ट रेस्ट्रेंट। हमने बहुत संयम से काम लिया है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा को मेंटेन रखा जाए। अब मैं आपको बताता हूं, आपने सुन लिया पुलिस क्या कह रही है, लेकिन खालिस्तान कैसे पैर पसार रहा है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये खालिस्तानी झंडे हैं। ये खालिस्तान बाकायदा एक सोच को आगे बढ़ाने का तरीका। अगली तस्वीर दिखाइए, ये तो झंडे आप देख रहे हैं अलग अलग देशों में। ये देख रहे हैं आप मंदिर में ये जो तोड़फोड़ हुई थी, ये लंदन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, एक तस्वीर, वहां भी इसी सोच के साथ तोड़फोड़ हुई थी। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये कनाडा में ये खालिस्तानी झंडे जो दिखाए जा रहे हैं, ये जो झंडे आप देख रहे हैं खालिस्तानी झंडे, ये सोच कई देशों में आगे बढ़ाई जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूं, सबसे पहले जो दर्शक नहीं जानते, सिर्फ सुना है उन्होंने खालिस्तान, तो खालिस्तान है क्या मैं उनको बताता हूं। दरअसल खालिस्तान का मतलब है खालसे की सरजमीन। सिखों के लिए एक अलग देश की मांग है खालिस्तान। आजादी के वक्त से ही इसकी मांग शुरू हो गई थी और कुछ सिख नेताओं ने खालिस्तान की मांग की। जगजीत सिंह चौहान ने खालिस्तान नाम दिया था। चौहान 1969 में पंजाब से चले गए ब्रिटेन, तो वहां उन्होंने खालिस्तान नेशनल काउंसिल की स्थापना कर दी। उसके बाद लंदन में खालिस्तान का एक डाक टिकट भी जारी किया गया। 1966 में भारत ने पंजाब को अलग राज्य की मांग मान ली कि पंजाब एक राज्य होगा। 66 में भाषा के आधार पर 3 हिस्सों में इसे बांटा गया। 1970 में
अमेरिकी अखबार में एक पेज का विज्ञापन आया और अखबार में खालिस्तान राष्ट्र को लेकर विज्ञापन दिया गया कि खालिस्तान राष्ट्र होना चाहिए। 80 के दशक में खालिस्तान आंदोलन चरम पर था। 80s में जर्नैल सिंह भिंडरेवाला ने हिंसक आंदोलन शुरू किया उस दौर में, और हिंसक आंदोलन में कई लोगों की जानें चली। खालिस्तान समर्थक अब भी कई देशों में सक्रिय हैं और मकसद इनका है भारत को तोड़ना। इनका मकसद है कि देश को तोड़ना। इनका मकसद है कि आखिर कैसे भारत के खिलाफ साजिश रची जाए। इसलिए अलग अलग देशों से फंडिंग होती है, अलग अलग देशों से इन्हें पैसा आता है जिसमें भारत में ये आग लगा सके। देखिए जरा कहां है खालिस्तानी आंदोलन। कनाडा में, ब्रिटेन में, पाकिस्तान में, यूएई में, ऑस्ट्रेलिया में। यहीं से आपको खालिस्तानी झंडों की खबरें भी आएंगी, आंदोलन की बात भी होती है, यहीं से इन्हें पैसा भी आता है। अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए कि आखिर अमृतपाल क्या कुछ कहता है खालिस्तान को लेकर। ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟਨ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ 40% ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ 30%। ਜੇ ਉਹ 40% ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 2% ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਮਤਲਬ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਮਾइग्रेशन है नेचुरल फिनोमेना है थे। अब मैं आपको बताता हूं कि अमृतपाल के पीछे आईएसआई का हाथ है, इस खालिस्तान के पीछे आईएसआई का हाथ है। पाकिस्तान आईएसआई की भारत के खिलाफ साजिश भी है, खालिस्तान आंदोलन को जिंदा रखने की कोशिश है जिससे भारत में आग लगाई जा सके। लाहौर में आईएसआई के साथ खालिस्तान की कई बैठकें हुई, पंजाब में अस्थिरता फैलाने की साजिश रची गई, दुनिया भर के पाक दूतावासों की भी इसके लिए मदद ली गई। पंजाब हथियार देकर पंजाब में गड़बड़ी की कोशिश हुई। खालिस्तान रेफरेंडम भी पाकिस्तान की साजिश थी और फर्जी ट्विटर हैंडल से सिख फॉर जस्टिस का समर्थन किया गया, यह भी इस साजिश में शामिल है। अमृतपाल 2012 में दुबई गया और दुबई में ट्रांसपोर्ट का काम करता था। उसके कई रिश्तेदार दुबई में रहते हैं अमृतपाल के। अमृतसर के जुल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है और गांव में इसकी शुरुआती शिक्षा हुई। 12वीं तक अमृतपाल ने पढ़ाई कर रखी है। वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख है। दीप सिद्धू की मौत के बाद इसने कमान संभाली है और जर्नैल सिंह भिंडरावाला का समर्थक है। खुलेआम अलग सिख राज्य की मांग करता है, अक्सर भड़कीले बयानों से विवादों में रहता है। अब मैं आपको बताता हूं कि बार बार भिंडरावाला का नाम आ रहा है, खालिस्तान का नाम आ रहा है, तो यह है भिंडरावाला जो खालिस्तान समर्थक था। भिंडरेवाला के नक्शे कदम पर है अमृतपाल, भिंडरेवाला का समर्थक है और भिंडरेवाला को ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारा गया था। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौर की तस्वीरें हैं जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर भिंडरेवाला को मारा गया था। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर ऑपरेशन ब्लू स्टार था क्या हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान, कितने लोग मारे गए थे। और यही जो खालिस्तान सोच जो अमृतपाल की है, जिसने पंजाब के भोले भाले लोगों को जो भारत के लिए वफादार है उन्हें उकसाया, उन्हें भड़काया, वही कोशिश कर रहा है अमृतपाल। 1980 में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी, इसमें जर्नैल सिंह भिंडरेवाला का नाम आया। 1982 में भिंडरेवाला स्वर्ण मंदिर आ गया। इसके बाद अकाल तख्त से विचार रखने शुरू कर दिए इसने। जल्द अलग खालिस्तान का ऐलान कर दिया, एक अलग देश का। भिंडरेवाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। सैकड़ों हथियार बंद सुरक्षा कर्मियों से हर वक्त वो घिरा रहता था। अमृतपाल भी ऐसा ही घिरा रहता। हथियारों का जखीरा भी वहां उसने जमाना शुरू कर दिया था। स्वर्ण मंदिर को किले में तब्दील करने की तैयारी थी उसकी और इंदिरा गांधी ने उस वक्त ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दी क्योंकि हालात हाथ से निकल रहे थे। 1 से 8 जून 1984 तक ये ऑपरेशन चला और पंजाब में रेल, सड़क, हवाई सेवा इस दौरान सब बंद कर दी गई थी। स्वर्ण मंदिर में पानी, बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई थी। अमृतसर में पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारी खून खराबा हुआ। 6 जून को भिंडरेवाला को मार दिया गया। भिंडरेवाला की मौत के 4 महीने बाद इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। यह था ऑपरेशन ब्लू स्टार
और ये जो अमृतपाल कर रहा है, भगवंत मान बेफिक्र है, महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कैंपेन कर रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए कि पंजाब में क्या हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, कब्र खुदेगी या कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि मोदी से 24 में लड़ेंगे कैसे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप सुन रहे हैं, पुलिस स्क्रीन लीजिए जरा इसके। नारे लग रहे हैं, सुरजेवाला बैठे हैं नीचे। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीवानगी जो है वो साफ सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। मोदी को लाना जरूरी है मेघालय में। मोदी डेवलप चाहिए तो मोदी को लाना पड़ेगा मेघालय में। मोदी से हारे तो अब मौत की कामना के सहारे, जीत नहीं पाए तो मोदी की कब्र खोदेंगे विरोधी। भारत के सियासी मैप से सिमटती जा रही कांग्रेस अब बौखला गई है। कांग्रेस के नेता मोदी को गाली दे रहे, कभी मोदी की मां को अपशब्द कहे, मोदी के पिता का अपमान किया, और अब तो कांग्रेस नेता मोदी की कब्र खोदने पर उतारू है। जितनी बार कांग्रेस चुनाव हारती है, मोदी को एक नई गाली की माला चढ़ा देती है, लेकिन हर गाली को मोदी हथियार बना लेते हैं। मोदी तो खुद कहते हैं विरोधियों की गाली उनके लिए टॉनिक है। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं, और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। और विरोधियों के इस टॉनिक का असर सिर्फ मोदी की सेहत पर नहीं, चुनाव के नतीजों में भी नजर आया। अब बारी 2024 की है, नतीजे ही बताएंगे कि जनता किसकी सियासी कब्र खोदती है। अब सोचिए जरा, देश के प्रधानमंत्री को कोई गाली दे रहा है, उनकी मौत के नारे लगा रहा है। ऐसा कौन से देश में होता है? लेकिन मोदी से इतनी नफरत क्यों है? ये बहुत पहले से, देखिए जरा क्यों है ये भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन देखिए, पवन खेड़ा मोदी के पिता का अपमान किया, और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कह चुकी हैं। दिग्विजय सिंह मोदी की तुलना रावण से कर चुके हैं। इसके अलावा मणिशंकर अय्यर प्रधानमंत्री नहीं बने तो चाय बेच सकते हैं। राहुल गांधी कह चुके हैं मोदी ने खून की दलाली की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी को नीच इंसान कहा था मणिशंकर अय्यर ने। सारे मोदी चोर हैं, ये राहुल गांधी कह चुके हैं। प्रियंका वाड्रा, ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था, ये भी कह चुकी हैं। ये मोदी को गाली देने वाला गैंग है, और इस गैंग को लगता है कि मोदी को गाली देने से वोट मिलेंगे, लेकिन इसका उल्टा होता है। ये मैं आपको बताऊंगा मोदी को गाली क्यों दे रहे हैं, लेकिन पहले जरा आपको ये बताता हूं कि आखिर यही नारे, ऐसे ही नारे आपको याद होगा उस आंदोलन के दौरान भी लग रहे थे। दिखाइए जरा, वो जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में भी ये नारे लग रहे थे। सुनिए जरा। शिक्षा बेच के खा घर मोदी, तेल बेच के खा घर मोदी, देश बेच के खा घर मोदी।
अब मैं आपको बताऊं कि यह बहुत कांग्रेस की पुरानी प्रथा है। पहले मोदी को गाली दो और फिर जब फंस जाओ तो फिर माफी मांगो। देखिए मोदी को इससे पहले क्या क्या गाली दी गई। राहुल गांधी से शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है। फिर कोर्ट में कहा, कोर्ट में माना कि चौकीदार चोर है। इस पर मीनाक्षी लेखी अदालत तक चली गई और कोर्ट ने बिना नोटिस जारी किए राहुल से जवाब मांगा। राहुल ने सफाई दी, चुनावी माहौल के जोश में मेरे मुंह से निकल गया था। अपनी टिप्पणी के लिए राहुल ने खेद जताया। और उसके बाद पवन खेड़ा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के पिता का अपमान किया और कहा नरेंद्र गौतम दास की क्या समस्या है, क्षमा करें नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मामला गरमाया तो कई एफआईआर दर्ज हो गई इनके खिलाफ। गिरफ्तारी के लिए असम से पुलिस दिल्ली आ गई और गिरफ्तार कर लिया। बदजुबानी के लिए एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई और जेल जाने की नौबत आई तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदालत से कहा कि स्लिप ऑफ टंग हो गई थी, यानी जबान से गलती से निकल गया था। मतलब यह बयान खेड़ा ने गलती से दिया था और इसके लिए खेड़ा ने बिना शर्त फिर माफी मांगी। गलती मानने पर अदालत ने खेड़ा को जमानत दी। तो पहले गाली देंगे, जब पकड़े जाएंगे तो फिर माफी मांगेंगे। अगला नाम देखिए, राजा पटेरिया। मोदी की हत्या का बयान दिया इन्होंने, कहा संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो। पटेरिया गिरफ्तार हुए, जेल पहुंच गए। जब सलाखों में पहुंचे तो माफी मांगी। यह है कांग्रेस का चरित्र। कहा गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं करता। मेरे वीडियो को गलत तरीके से प्रचारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऐसे लोगों की बयान सुनते हैं। प्रधानमंत्री ऐसी गालियों पर क्या जवाब देते हैं, सुनिए। अगर आप मोदी को कितनी ही गालियां दीजिए हम हजम कर जाएंगे। मुझे गाली देते हुए इन लोगों ने कितनी बार मर्यादा तार तार की है, ये भी इनकी प्रेम वाली डिक्शनरी से पता चलता है। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी। ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। अब आपको बताता हूं कि आखिर मोदी को कांग्रेस गाली क्यों देती है, कांग्रेस के नेता गाली क्यों देते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह का खुलासा करने जा रहा हूं मैं। आप खुद देखकर समझ जाएंगे कि मोदी को गाली देने के पीछे वजह है मोदी से हार। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 1977 में जो कांग्रेस की हालत थी, आज उससे बुरी हालत है। इसलिए मोदी को गाली देते हैं। दूर मत जाइए, देखिए 1977 में 352 सांसदों से घटकर कितने रह गए थे, 153, 153। और मोदी से हारने के बाद 53 भी नहीं रह गए, 52 सीटों पर। इधर 153 थे और यहां 52 है, 53 से भी एक कम है। 77 में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली में एक भी सीट नहीं थी इनकी। 2019 में यूपी, बिहार में सिर्फ एक सीट आई। 1977 में रायबरेली सीट भी इंदिरा गांधी हार गई थी, बचा नहीं पाए थे। और 2019 में अमेठी सीट भी बचा नहीं पाए राहुल गांधी। ये टीज है, इसलिए मोदी को गाली देते हैं। 77 में 5 राज्यों में पूरी तरह से कांग्रेस साफ हो गई थी और 19 में सिर्फ
3 राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार है। 77 में मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने थे। 19 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती और आज भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बस यही कांग्रेस हजम नहीं कर पा रही है। इसी बात का गुस्सा है। कांग्रेस की हार जितनी बड़ी होगी, कांग्रेस की गालियों का स्तर उतना बढ़ जाएगा। अब जरा लोगों को सुनिए, देश के लोग क्या कह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, 140 करोड़ के प्रधानमंत्री को कांग्रेस जैसी पार्टी जब ये नारे लगा रही है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो जरा पहले सुनिए कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है मोदी को। सच्चाई ये है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर। सच्चाई ये है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। That's true. ये लुटेरों की सरकार, मोदी जो मदारी के रूप में इस देश। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहां खड़े हैं ये, हकीकत क्या है 24 से पहले वो आपको बताता हूं। देखिए, अकेले मोदी सब पर भारी है। दरअसल 14 के बाद से कांग्रेस का ग्राफ गिरा है और 10 साल सत्ता में रहने के बाद सिर्फ 44 सीटें मिली। 10% से कम सीट मिलने से नेता विपक्ष का पद भी कांग्रेस का चला गया। 2014 के बाद देश में 50 विधानसभा चुनाव हुए, 20% चुनाव सिर्फ जीती, 80% हार गई। कांग्रेस की सिर्फ 3 राज्यों में सरकार है। कौन से राज्य है? देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल, सिर्फ 3 राज्य। कई राज्यों में बगावत के चलते सत्ता तक गंवा दी है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल में सरकार गंवा चुके हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में दूसरी बार भी करारी हार हुई। 19 में कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें मिली और 2020 में दिल्ली और बिहार में भी चुनाव हुए, दोनों हार गए। 21 में 5 राज्यों में चुनाव हुए, 1 जीते, 4 हार गए। 4 राज्यों में हारी, तमिलनाडु में सरकार में सहयोगी है। 22 में 7 राज्यों में चुनाव हुए, सिर्फ हिमाचल में जीत मिली है। पंजाब में अपनी सरकार भी नहीं बचा सकी कांग्रेस और 85 के बाद पहली बार यूपी में कांग्रेस सभी सीटों पर लगभग साफ। सबसे बड़ा राज्य यूपी में 1 सांसद और 2 विधायक हैं। अब सुनिए, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता क्या है ये बताने की जरूरत नहीं। जब लोगों को पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए कांग्रेस कह रही है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो लोग किसकी सियासी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, सुनिए। मुझे लगता है कि उनको ये विवादित बयान देने से अच्छा अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए। और रही बात कब्र खुदने की, तो 2024 में जनता ये बता देगी कि कब्र कांग्रेस की खुदेगी या किसकी खुदेगी। 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार पुनः आएगी और उसके बाद जितनी भी पंचवर्षीय 29 में, उसके बाद जो भी पंचवर्षीय योजनाएं आएंगी उसमें सिर्फ मोदी जी की सरकार आएगी। जो वो बौखलाए हुए हैं, जो उनको बयान देना है वो दे रहे हैं, लेकिन हमारी सब जनता जानती है कि कब्र किसकी खुदेगी। 2024 में आप सभी को पता चल जाएगा। उनको बता दूं कि 2024 तो छोड़ दीजिए, 2029 में भी उन्हीं की सरकार आएगी। तो लोगों को आपने सुन लिया, लोगों ने जवाब दे दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, दिल्ली में माननीय मुक्केबाज हैं। तस्वीरें जो आई, पूरा देश शर्मसार। ये देखिए, धक्का देखिए, धक्का दिया और ये गिर गया। उसके बाद देखिए घूसे लात यहां शुरू हो गए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। घूसे लात एक दूसरे को मारना शुरू हो गया। ये दिल्ली के माननीय है पार्षद, जिन्हें दिल्ली के लोगों ने चुनकर भेजा है अपना नेतृत्व करने के लिए। और देखिए आपके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, धक्का मुक्की चल रही है। ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से आई।
एक और तस्वीर दिखाता